Good evening, friends. Welcome my channel Pharma Easy Study. Today we will go to discuss about the physical pharmaceutics second unit, second part. First topic is phase diagram. Then what is phase diagram? A phase diagram is a graphical representation of pressure and temperature of a material. मतलब जो फेज डायग्राम होता है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी मटेरियल या सब्सटेंस के प्रेशर मीन्स दाब और एंड टेम्परेचर मीन्स तापमान का। फेज डायग्राम शो द स्टेट ऑफ मैटर एट अ गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि किसी एक कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई मटेरियल क्या है, मतलब वो सॉलिड में है या लिक्विड में है या गैस में है, ये हमें बताता है फेज डायग्राम। मैं यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रहा हूँ। आप ग्राफ में देखिए कि जो हमारा वाई एक्सिस पे है वो प्रेशर है और जो एक्स एक्सिस पे है वो हमारा टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर पे हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है। इन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर जब हमारा बिलो द 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और प्रेशर हमारा बिलो द 5 होगा तब वहाँ पे हमारा सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन होगा। बट अगर हम वहाँ पे हम प्रेशर बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर को मात्र जस्ट ओनली 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आगे बढ़ा देते हैं और प्रेशर हमारा बढ़ेगा तो वहाँ पे हमारी मेल्टिंग और फ्रीजिंग हो जाएगी, मतलब सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फेज हो जाएगा। और बट अगर हम उसी प्रेशर पे मतलब उसी टेम्परेचर पे हम प्रेशर थोड़ा और बढ़ा देंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम मतलब दोनों संतुलित हो जाएगा, ना वो मतलब सॉलिड में रह जाएगा ना लिक्विड में रह जाएगा, वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ अगर हम उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, अगर हम लिक्विड का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो हमारा वेपोराइज हो जाएगा। वही उसी को कहते हैं कि मतलब अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगा और प्रेशर दाब मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ पे हमारी कौन सी वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन होने लगेगा। बट इन केस ऑफ अगर हम 3 या 4 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ा देते हैं और उसका प्रेशर मतलब और ज़्यादा का जैसे उसका दाब और ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम मतलब हो जाएगा, मतलब संतुलित हो जाएगा। उसी पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे कुछ टर्म आते हैं, उस टर्म को देख लेते हैं। व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट? इट इज़ द पॉइंट एट व्हिच द लिक्विड गैस लाइन इन। मतलब कहने का ये है कि जो क्रिटिकल लाइन होती है वो हमारे लिक्विड और गैस की लास्ट लाइन होती है, इसके आगे कुछ नहीं होता। बियॉन्ड दिस पॉइंट द लिक्विड एंड गैस फेज बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल, दे मर्ज इनटू अ सिंगल फेज। Now triple point, the point at which the pressure and temperature at which all three phases मतलब solid, liquid and gases are present of at equilibrium मतलब संतुलित रहेंगे, and chemical potential also और chemical potential से भी equilibrium वो रहेंगे। फिर हमारा है क्रिटिकल टेम्परेचर। व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? इट इज द टेम्परेचर अबव व्हिच द लिक्विड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस नो लॉन्गर रिगार्डलेस ऑफ प्रेशर। मतलब वहाँ पे प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो हमारा या सॉलिड से लिक्विड में, ये लिक्विड टू गैस में ऐसे कन्वर्जन होता रहता है बट इन द अब्सेंस ऑफ प्रेशर। व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर? रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट लिक्विफिकेशन एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। नाउ हमारा आता है लेटेंट हीट। व्हाट इज लेटेंट हीट? चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर बट द टेम्परेचर डज नॉट राइज। मतलब उस मैटर के स्टेट में चेंजेस तो आ जाएंगे बट विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। मीन्स इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट हीट गेट एब्जॉर्ब्ड एंड लिबरेटेड, दस द हीट चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इसका मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ कि आप 500 ml वाटर ले लीजिए और उसको हीट कीजिए। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप लास्ट तक देखेंगे जब उसमें 1 ml वाटर बचेगा वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा इवेपोरेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 500 ml वाटर हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूरा इवेपोरेट हो जाता है, उसी को कहते हैं हम लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि किन्हीं दो सब्सटेंस का आपस में रिवर्सिबल रिएक्शन करना, मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। ओके, द हीट इज लेटेंट बिकॉज इट इज नॉट एसोसिएटेड विद चेंज इन टेम्परेचर। मैं आपको बता सका हूँ कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसमें टेम्परेचर न घटेगा न बढ़ेगा। फ्यूजन मीन्स दिस सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, मतलब कि सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। एंड लेटेंट हीट मीन्स इनविजिबल टेम्परेचर, मतलब अदृश्य तापमान। एग्जाम्पल इसका आइस कन्वर्ट टू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विथ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब अगर आप आइस का देखेंगे
तो वो वाटर मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे धीरे धीरे पिघलने लगता है, जबकि ये कांस्टेंट दिया हुआ है। आप बुक में देखेंगे, आप नेट पे सर्च कर लीजिए कि जो वाटर का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट ये -4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप अगर एग्जाम में लिखना तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड ही लिखना। ओके, सॉलिड मीन्स आइस एट 100 किलो कैलोरी लिक्विड फॉर्म, डेल्टा मीन्स गर्म करने पर, एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वो सॉलिड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, एंड लिक्विड में जब वाटर हो गया तब भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इसी को बोलते हैं हम लेटेंट हीट। लेटेंट हीट फॉर वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डील्स विद लिक्विड वेपर ट्रांजिशन, मतलब लिक्विड टू वेपर एंड वेपर टू लिक्विड। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड इनटू द वेपर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे हम लिक्विड लेते हैं, लिक्विड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे, वहाँ पे 533 कैलोरी ऊर्जा हमारी खर्च हो जाएगी और हमको गैस मिल जाएगा। गैस भी हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही गैस वेपोरेट हो जाएगा हमारा। अब आता है हमारा टॉपिक वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को हमको समझना है तो उसके पहले हमको कुछ टर्म समझने होंगे, तो देखते हैं। देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू एवापोरेट कॉन्स्टेंटली, इट टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, द लिक्विड मॉलिक्यूल escape into the space above the surface when the kinetic energy of liquid molecules overcome and intermolecular forces generate, मतलब वहाँ पे हमारे इंटरमोलिकुलर जनरेट हो जाते हैं, which attract the liquid state, जो कि लिक्विड स्टेट को अट्रैक्ट करने लगते हैं। ड्यू टू एक्टिविटी मॉलिक्यूल्स लॉसेस देयर एनर्जी, मतलब एक्टिविटी के कारण, तो सीधा बात है कि भाई अगर हम काम करेंगे तो हमारी ऊर्जा खत्म होगी। मॉलिक्यूल्स लॉसेस देयर एनर्जी एंड रिटर्न बैक टू लिक्विड स्टेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मैं आपको बता चुका हूँ कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, सब कुछ। ठीक है, पिछले वीडियो में अगर आपको नहीं पता है तो पिछली वीडियो आप देख लीजिए जाके। द फिनोमिना ऑफ एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन इज कॉन्स्टेंट प्रोसेस एंड आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम इज स्टेबलाइज्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बिकॉज एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप वाटर को बॉयल होने के लिए रख दीजिए, उसको एक ढक्कन से बंद कर देंगे तो आप देखेंगे जो उसके वेपरेट उठते हैं वो हमारे जो ढक्कन पे देखिए आप नीचे पानी लगा होता है, बस वही कंडीशन यहाँ पे हम बताई जा रही है। द प्रेशर exerted by vapor of liquid on the surface of liquid is equilibrium, मतलब संतुलित होंगे, and stabilized between liquid and its vapor is called vapor pressure. Vapor pressure can be measured in different unit like at pKa, kilopascal, atm, bar, mmHg and torr. फिर हमारा टॉपिक आता है सब्लिमेशन। मैं सब्लिमेशन सब कुछ बता चुका हूँ, बट एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच द सॉलिड डायरेक्टली टर्न्स इनटू द गैस फॉर्म विदाउट पासिंग द लिक्विड फेज एंड द मटेरियल्स आर कॉल्ड सब्लिमाइन। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो सॉलिड होगा डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड फेज, और जो मटेरियल होगा उसको बोलेंगे सब्लिमाइन। दिस इज ड्यू टू फैक्ट इफ ए सॉलिड कम टू सम टेम्परेचर exert a vapor pressure which equal to external pressure, मतलब जो exert pressure होगा और external pressure होगा वो हमारा सेम होगा। the solid heat a point direct pass to vapor and reverse change occurs only cooling the vapor, this is called sublimation type. In other terms, अब देखिए solid converted into pressure is known as sublimation and vapor converted into the solid is known condensation. ऑन अदर हैंड हम दूसरे लैंग्वेज में देखें, इफ सॉलिड कम एट एनी टेम्परेचर व्हिच एक्सर्ट द वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर उसका वेपर प्रेशर हमारा सेम होगा। व्हेन हीटेड फर्स्टली इट टर्न्स द लिक्विड गैस एंड व्हेन द वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब जब वेपर प्रेशर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर से बराबर होगा द लिक्विड विल बी बॉयल, तब लिक्विड हमारा बॉयल करने लेगा। सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्टेड टू वेपर इज नोन एज वेपोराइजेशन एंड वेपोराइजेशन कन्वर्टेड टू डायरेक्टली सॉलिड इज नोन एज कंडेंसेशन। फिर हमारा टॉपिक आता है यूटेटिक मिक्सचर। द टर्म यूटेटिक वाज कॉइन्ड इन 1884 बाय ब्रिटिश फिजिस्ट एंड केमिस्ट फ्रेडरिक वेटर। ठीक है, ए यूटेटिक मिक्सचर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए सब्सटेंस दैट मेल्ट्स और सॉलिडिफाइड एट अ सिंगल टेम्परेचर that lower than melting point such as menthol, thymol, camphor, phenol, etc. When any two mix with each other tend to liquid
लिक्विड ड्यू टू रिडक्शन इन द मेल्टिंग पॉइंट। मतलब इसका कहने का मतलब है अगर मेंथॉल, थाइमोल, कैम्फर, फिनॉल, अगर इन सब में से, इन चारों में से आपने किसी दो को मिला लिया तो तुरंत यूटेटिक मिक्सचर बना लेगा और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो रिडक्ट हो जाएगा। आप जैसे देखते हैं कि आप कैम्फर को रख दीजिए और कैम्फर को आप जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रखेंगे तो आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि वहाँ से वो मतलब धीरे धीरे कम होने लगता है, पिघलने लगता है, आपको वहाँ पे लिक्विड लिक्विड दिखने लगेगा। वही होता है हमारा कि एक वहाँ पे एक और वर्क करता है, उसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। बट इस यूटेटिक मिक्सचर के लिए वहाँ पे सबसे सुटेबल एग्जांपल हमारा कैम्फर एंड थाइमोल का ही सबसे बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, दिस मिक्सचर इज नोन एज यूटेटिक मिक्सचर। एग्जाम्पल, देयर आर टू कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड इज सेलोल एंड सेकंड कंपाउंड इज थाइमोल। सेलोल मतलब कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट उसकी जो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड एंड थाइमोल की जो मेल्टिंग पॉइंट है 51 डिग्री सेंटीग्रेड है। इफ़ दीज कंपोनेंट्स आर मिक्स टुगेदर, अगर सेलोल और थाइमोल को हम दोनों को एक साथ मिला देंगे पार्टिकुलर पोर्शन, देन सब्सटेंस ए बिकम इम्प्योर फॉर सब्सटेंस बी एंड सब्सटेंस बी इज इम्प्योर फॉर सब्सटेंस ए। मतलब जो सेलोल होगा वो थाइमोल के लिए इम्प्योर हो जाएगा और जो थाइमोल होगा वो हमारा सेलोल के लिए इम्प्योर हो जाएगा, व्हिच रिजल्ट इन रिडक्शन इन मेल्टिंग पॉइंट, जो कि इन दोनों की मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देगा। देन द कंपाउंड टर्न टू लिक्विड एंड दिस सब्सटेंस नोन एज यूटेटिक मिक्सचर एट यूटेटिक पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा दाईं तरफ है वो हमारा सेलोल है और जो हमारा बाईं तरफ है हमारा थाइमोल है। और सेलोल की मेल्टिंग पॉइंट 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, थाइमोल की मेल्टिंग पॉइंट हमारा 51 डिग्री सेंटीग्रेड है। बट इन कंडीशन अगर हम जितना अमाउंट उसका ले लेंगे, सेलोल का ले लेंगे और थोड़ा अमाउंट थाइमोल का, जैसे जैसे इसका मिक्सचर बनाते जाएंगे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो घटता जाएगा। लाइक एज अगर हम थाइमोल और सेलोल को हमने मिला दिया तो एक टाइम ऐसा आएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका जो हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट 15 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा मेल्ट होने लगेगा। तो इसी को हम कहते हैं यूटेटिक मिक्सचर। ओके, as shown in diagram, when component B is added to component A, melting point of A falls along the curve AC. Similarly, when A is added to B, melting point of B falls along with curve BC. Both the graphs fall and meet at यूटेटिक पॉइंट C। मतलब एक पॉइंट C पे आके इसका मेल्टिंग पॉइंट और यूटेटिक पॉइंट बोल दें वो एक जगह कांस्टेंट हो जाता है। फिर हमारा टॉपिक आता है एरियोसॉल्स। व्हाट इज एरियोसॉल्स? एरियोसॉल्स ऐसे होते हैं जिसको हम प्रेशराइज करके उसको निकाला जाता है, लाइक है सेविंग क्रीम। और इनहेलर भी ले सकते हैं, बट इनहेलर का एक अपना अलग रोल होता है, इसलिए यहाँ पे हम ब्रोंकियल डायलेटर्स लिखेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। इट कैन बी डिफाइंड एज द एरियोसॉल इज द डिस्पर्स फेज सिस्टम कंटेनिंग फाइन सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड एंड गैस एज डिस्पर्सन मीडियम। मतलब जिस भी बर्तन या जिस भी कंटेनर में उसको हम रखेंगे उसमें सॉलिड गैस या लिक्विड गैस इन सब का मिक्सचर होगा, जो कि अगर हम प्रेशराइज करेंगे तो हमारा वो बाहर निकलेगा। मैं आपको एग्जांपल बता चुका हूँ, सेविंग क्रीम का है, परफ्यूम बॉटल है, ये सब हमारा उसके एग्जांपल हैं। इसका प्रिंसिपल, एरियोसॉल्स कंस्टिट ऑफ टू पार्ट्स, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक कंसनट्रेट प्रोडक्ट होता है, एक प्रोपिलेंट होता है। द प्रोडक्ट कंसनट्रेट्स कंटेन मेनी एडिटिव लाइक एज एंटीऑक्सीडेंट, सर्फेक्टेंट्स एंड सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस अ स्टेबल एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट्स। लाइक एज मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आप सैनिटाइजेशन करते हैं, सैनिटाइजर का यूज करते हैं तो जो उसमें 70% एल्कोहल है वो हमारा प्रोपिलेंट है। बट जो हमारे उसमें एडिटिव मिलाए गए हैं लाइक एज परफ्यूमिंग करने के लिए, उसमें खुशबू लाने के लिए, ऑर्डर लाने के लिए, उसको मतलब थोड़ा गाढ़ा विस्कस करने के लिए ग्लिसरीन मिलाया जाता है, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे कंसनट्रेट प्रोडक्ट होते हैं। The propellant is usually as a liquid gas or the mixture of liquid gases which may serve with the medicine or drug and any vehicle। जैसे मैं आपको बताया हूँ कि लाइक एज आपका एथेनॉल हो जाएगा। Sometimes non liquefied gas use such as CO2, नाइट्रोजन, NO2। अब एरियोसॉल्स से कुछ क्लासिफिकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए मैं इसका क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल सब कुछ बता रहा हूँ। एरियोसॉल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। पहला हमारा स्पेस, दीज आर हैविंग पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज नॉन लॉन्गर देन 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर लाइक साइड इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड केमिस्ट्री की एक वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा कि इंसेक्टिसाइड होता क्या है। दूसरा हमारा है सरफेस कोटिंग स्प्रेज, लाइक एट दीज स्प्रेज पोजेस डिस्पेस पार्टिकल हैविंग साइज एंड नॉट लार्जर देन
200 माइक्रोमीटर इन डायमीटर लाइक एज हेयर स्प्रे, पावर स्प्रे। फिर हमारा थर्ड आता है फॉर्म। These are produced by rigid dispersion and propellant through an emulsion and profuse in form of foam like as shaving cream, vaginal products. फॉर्म ऑफ एरियोसॉल्स, टू फॉर्म्स, इस एरियोसॉल्स के टू फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, टू फेज सिस्टम। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ टू फेजेस, मतलब ये दो फेजेस का कंप्राइज्ड होता है। वन फेज इज लिक्विड फेज कंटेनिंग प्रोडक्ट्स कंसंट्रेट एंड सेकेंड फेज इज वेपर फेज नोन एज प्रोपिलिएंट। सेकेंड हमारा है थ्री फेज सिस्टम। फर्स्ट फेज इज द लेयर ऑफ वाटर इमिसिबल लिक्विड, सेकेंड इज हाईली एक्वस प्रोडक्ट एंड थर्ड इज वेपर फेज। मतलब इसमें हमारा तीनों फेज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आ जाएगा, उसी को हम बोलते हैं थ्री फेज सिस्टम। अब बात आती है एरियोसॉल्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। ठीक है, तो एडवांटेज इसका क्या है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मेडिकामेंट कैन बी इजीली विड्रॉन फ्रॉम पैकेजेस, मतलब जितनी हमको क्वांटिटी है उतना हम निकाल सकते हैं। द प्रोडक्ट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय एनी फिजिकल और केमिकल डिग्रेडेशन, मतलब कहने का इसमें टूटने फूटने का कोई डर नहीं होता है। द स्टेरिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज मेंटेन अप टू इट्स सेल्फ लाइफ, मतलब जो इसकी एक्सपायरी डेट होती है तब तक ये स्टेरिलाइज होता है, मतलब मतलब माइक्रोब से ये फ्री होता है। द मेडिकामेंट कैन बी इजीली गिवन बाई ओरल इनहेलेशन हैंड सुटेबल डोसेज फॉर्म फॉर ब्रोंकियल डिजीज, मतलब जैसे किसी को अस्थमा है तो उसके लिए ये एक सुटेबल डोसेज फॉर्म है एज ए मेडिकामेंट। डिसएडवांटेज इसका क्या होगा, कॉस्टली, मतलब महंगा होगा। मोस्ट ऑफ प्रोपिलिएंट आर टॉक्सिक इन नेचर मे बी हार्मफुल फॉर बॉडी, मतलब प्रोपिलिएंट जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ए पर्सन फेल इरिटेशन ऑन द इंजर्ड स्किन ड्यू टू कूलिंग इफेक्ट लाइक एच, अभी आप फोमिंग ले लीजिए या परफ्यूम ले लीजिए, आप अपने घाव पे लगाइए, देखिए आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे जलन होने लगेगी, यही इसका डिसएडवांटेजेस है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इनहेलर। व्हाट इज इनहेलर? एन इनहेलर इज अ मेडिकल डिवाइस यूज्ड फॉर डिलीवरिंग मेडिकेशन इनटू द बॉडी via lungs like as in asthma patient. It is mainly used in treatment of asthma and COPD, मतलब chronic obstructive pulmonary disease. Generally it is used to treat influenza administered by inhaler. Here are different types. पहला हमारा टाइप है prescribed inhaler dose inhaler. The most common type of inhaler is the prescribed dosage inhaler. ये सब आपके prescribed inhaler dose inhaler टाइप के inhalers हैं, which is made up of three external component, जो कि तीन external component से मिलकर बने होते हैं, metal container, plastic equalizer and metric valve. सेकेंड हमारा है ड्राई पाउडर इनहेलर, रोटा कैप्स जैसे होते हैं, ब्यूट्रॉल के रोटा कैप्स आते हैं जिसको किसी मशीन के द्वारा इनहेल किया जाता है। ड्राई पाउडर इनहेलर रिलीज ए मेथड और डिवाइस मेजर डोज ऑफ पाउडर मेडिकेशन। नेबुलाइजर आप जानते हैं, जैसे बच्चों को जो मतलब अस्थालीन लिक्विड आता है उसको जुकाम हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए नेबुलाइजर सप्लाई टू मेडिकामेंट एज एन एरियोसॉल क्रिएटेड फ्रॉम एन एक्वस फॉर्म। Relative humidity is a measure of the amount of moisture water in air as compared to maximum amount of water air can absorb at same temperature and expired as percentage. When air cannot absorb any more moisture is relative humidity is 100%. इसका हिंदी में अगर मैं आपको अर्थ बताऊं तो किसी निश्चित तापक्रम पर निश्चित आयतन वाली हवा की ह्यूमिडिटी सामर्थ्य तथा उसमें मौजूद आर्द्रता मीन्स ह्यूमिडिटी की वास्तविक मात्रा के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब इसकी रियल ह्यूमिडिटी निकालने का फॉर्मूला है एक्चुअल मॉइस्चर इन एयर अपॉन मैक्सिमम मॉइस्चर ऑफ एयर होल्ड एट सेम टेम्परेचर इनटू 100। लाइक एज अगर एक्चुअल मॉइस्चर मतलब एयर में हमारा मॉइस्चर 0 है तो मैक्सिमम मॉइस्चर हमारा 100 इंटू 100 इक्वल टू 0%। इफ़ एक्चुअल मॉइस्चर हमारा 25% है तो 25/100 इंटू 100 इक्वल 25% हो जाएगा RH। अगर 75 है तो 75%, 100 है तो 100% हमारा RH हो जाएगा। इन केज ऑफ कंडीशन ए मतलब 0% एक्चुअल मॉइस्चर इन एयर के कंडीशन में क्या होगा, वेयर
air in the room has no capacity to absorb 100 ml of moisture but does not have any moisture. Thus, air present in the room will be dry air and RH is equal to 0%. In case of B means 25% वाले में where air in the room has the capacity to absorb 100 ml of water, मतलब 100 ml water absorb करने की उसकी कैपेसिटी है, but it has only 25 ml of moisture, thus RH is equal to 20%. Same it is done in C and D conditions like as 75% and 100% वाले में same condition होगी. The RH of air is dependent not only on the amount of moisture in the air but also depend on the temperature. कहने का मतलब ये है कि केवल उसके मॉइस्चर इन एयर पे डिपेंड नहीं करेगी बल्कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी. अरे भाई, अगर हमने टेम्परेचर मान लिया 9 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो क्या वो वहाँ पे हमारा मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं वो थोड़ा हाई टेम्परेचर पे करते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर के ऊपर लाइक है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के.